सुंदरता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर मैं माइक ऑन करती हूं आपके लिए। और आज कौन सी खबरें हैं जिन पर मैं माइक ऑन कर रही हूं? सबसे पहले आपको दिखाऊंगी मेलेडी सुपर हिट है। वो मेलेडी भी जो टॉफी आप खाते हैं वो भी वायरल है, और वो मेलेडी भी जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जोड़ी। आज इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात से कैसे इंटरनेट पर धूम मच गई, आज ये आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि ये मेलेडी किसे कड़वी लग रही है। यूं तो मेलेडी चॉकलेटी है, लेकिन मेलेडी भारतीय राजनीति में कड़वी भी लग रही है। और उसी के साथ आ रहे हैं कड़वे बोल। आखिर नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं भा रही है ये मेलेडी, ये भी आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ आपको दिखाऊंगी कि भारतीय राजनीति में आज गद्दार पर कैसे गदर मच गया है। राहुल गांधी का एक बयान और उन पर कैसे पलटवार किया है बीजेपी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है आज राहुल गांधी। और इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के 17 घर क्या अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार के निशाने पर है। इन सभी घरों को नोटिस दिया है, और जैसे बुलडोजर चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या अब 17 घर बुलडोजर के रडार पर होंगे, आज ये भी आपको दिखाऊंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मेलेडी सुपर हिट है। Prime Minister Modi brought us a gift, very, very good toffee. Hello from the Melody team. ये तस्वीरें वो हैं जो आज इंटरनेट पर छा गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर गए और उनका आखिरी गंतव्य इटली है। और इटली में वो वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले और मेलोनी से मुलाकात की। ये पहली तस्वीर सामने आई, और जब से ये तस्वीर सामने आई है ये इंटरनेट पर छा गई। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जॉर्जिया मेलोनी ने किया, उन्होंने उनका वेलकम किया। ये तस्वीरें आई, देखिए। और जॉर्जिया मेलोनी जो हमेशा कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड हैं, आज उनका स्वागत कर रही थी। तो देखना हो ही गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds अब and hundreds of इन तस्वीरों में जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री को बता रही हैं कि देखिए आप जहां खड़े हुए हैं वहां से आपको इटली के चर्च नजर आएंगे, और मैं गिनकर बताती हूँ। देखिए वो गिनकर 10 चर्च भी गिनवाती हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें जॉर्जिया मेलोनी उन्हें चर्च गिनकर बता रही है, और कह रही हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ से आपको पूरा रोम नजर आएगा। और यहाँ दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे से बात करते हुए, तो ये उनकी मुलाकात की पहली तस्वीर आई। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर आई उसने एक तरह से कहते हैं अंग्रेजी में ब्रेकिंग द इंटरनेट, यानी कि एक तूफान मचा दिया। वो ये तस्वीर थी जॉर्जिया मेलोनी यानी इटालियन प्रधानमंत्री ने अपनी इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मेलेडी टॉफी गिफ्ट की है। जरा ये तस्वीर पहले देखिए। A very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. अगर 7 घंटों के अंदर कोई ये तस्वीर 1 करोड़ से ज्यादा बार देख ले तो आप इसे क्या कहेंगे? वायरल मोमेंट ही कहेंगे। और ये वाकई आज की वो तस्वीर थी जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी। मेलेडी टॉफी प्रधानमंत्री लेकर गए थे, इस पर सियासी तूफान भी हो रहा है। 13 करोड़ अभी तक देख चुके हैं, टोटल 13 करोड़ लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। तो आप जरा सोचिए कि ये मेलेडी कैसे वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्जिया मेलोनी के लिए खास गिफ्ट लेकर गए। पीएम मेलोनी को मेलेडी टॉफी गिफ्ट मिली। अब मेलोनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो शेयर होते ही ये वायरल हो गया।
सोशल मीडिया पर मेलेडी ट्रेंड करने लग गया। ट्रेंड लिस्ट में मेलेडी टॉफी, मेलेडी चॉकलेट दोनों ही ट्रेंड कर रहे थे। अब सोचिए, लोग बकायदा मेलेडी टाइप करके इस तस्वीर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। दोनों की दोस्ती मेलेडी नाम से फेमस भी है। प्रधानमंत्री ने ट्रेंड को डिप्लोमेसी का आधार बनाया। दिसंबर 2023 में सेल्फी में उन्होंने हैशटैग मेलेडी नाम दिया था, हैशटैग मेलेडी। और वो हैशटैग मेलेडी यानी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलेनी के नामों को मिलाकर मेलेडी बनता है। अब जून 2024 में G7 सम्मेलन का वीडियो वायरल है। मेलेनी ने कहा था उसमें, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलेडी टीम। तो ये जब उन्होंने मेलेडी शब्द हैशटैग मेलेडी हुआ, फिर जॉर्जिया मेलेनी ने इस वीडियो को प्रमोट किया। वो वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ जब उन्होंने सबसे पहले मेलेडी का जिक्र किया था। ये पुरानी तस्वीर भी देखिए। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम, हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। तो ये तस्वीर तब की है जब वो भारत आई और उन्होंने ये कहा कि हेलो फ्रॉम द मेलेडी टीम, यानी कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलेनी मिलकर एक टीम है और उसका नाम मेलेडी है। मोदी मेलेनी के वीडियो के बाद आपको बताऊं कि पार्ले फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि जो उन्होंने टॉफी का पैकेट पकड़ा था उस पे पार्ले लिखा हुआ था, क्योंकि पार्ले कंपनी ये टॉफी बनाती है। अब सोचिए, पार्ले प्रोडक्ट्स ही वो कंपनी है जो मेलेडी टॉफी बनाती है। वायरल वीडियो का असर शेयर बाजार में देखने को मिला। पार्ले नाम से जुड़े शेयर्स पर निवेशकों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई, मेलेडी देते ही शेयर बाजार में पार्ले का शेयर दौड़ गया। यानी वहां मेलेडी टॉफी उन्होंने भेंट की और वहां पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर बढ़ गया। अब पार्ले इंडस्ट्रीज का शेयर तेजी से रॉकेट बन गया। पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर ने 5% का अपर सर्किट लगा दिया। अब यह भी आपको बताऊं कि इस शेयर का मेलेडी बनाने वाली पार्ले कंपनी से कोई नाता नहीं है, क्योंकि मेलेडी बनाने वाली जो पार्ले कंपनी है वो तो लिस्टेड कंपनी ही नहीं, लेकिन पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अलग लिस्टेड कंपनी है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो वो पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर के दाम बढ़ गए। बिजनेस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स से वो जुड़ी हुई कंपनी है। ये जरूरी है कि निवेश करने से पहले पूरी जानकारी आप जरूर लें, क्योंकि ये दोनों पार्ले अलग थे, लेकिन एक का फायदा दूसरे को हो गया। और सोचिए कैसे पार्ले भी वायरल हो गया। अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलेनी ने कैसे सेल्फी ली। अब सेल्फी मोमेंट्स जो है आमतौर पर आप और हम जरूर कैप्चर करते हैं, लेकिन ये सेल्फी मोमेंट ऐसे थे जिनको देखने के लिए लोग जा रहे थे। ये रोम के कोलोसियम में ली गई सेल्फीज हैं और जो लोग रोम आते हैं वो कोलोसियम जरूर जाते हैं। रोम के इतिहास से जुड़ी हुई जगह है और यहाँ इस कोलोसियम के अंदर न जाने कितनी ग्लैडिएटर वॉर्स हुई और उसका जो एक इतिहास है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर एक इतिहास और लिखा गया जब ये तस्वीरें दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सेल्फी मोमेंट में कैप्चर। अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलेनी की तस्वीरों का दिन था, तो एक तस्वीर जो और आई वो आपको दिखाती। दोनों गाड़ी में बैठे हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी दोनों नेताओं ने ही शेयर करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी ऐसी ही तस्वीर पुतिन के साथ भी शेयर की थी। ऐसी ही तस्वीर वो अपने बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रों के साथ शेयर कर चुके हैं। ये देखिए तस्वीर। अब जॉर्जिया मेलेनी कैसे उनके साथ गाड़ी में बैठी थी, और ये कार डिप्लोमेसी जो इसे नाम दिया गया है, क्योंकि जब दोनों ही नेताओं के बीच व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते होते हैं तो इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के मोमेंट सामने आते हैं जो डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको यह भी बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलेनी मिले तो उन्होंने एक साझा ब्लॉग भी लिखा। दोनों देशों के संबंध और आर्थिक विकास पर यह लेख लिखा। भारत इटली रिश्तों पर लंबा विजन पेश किया, यानी आगे का प्लान क्या है। आने वालों सालों के लिए एक बड़ी योजना और लक्ष्य रखा गया है। भारत इटली रिश्ते अब एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ाए जाएंगे, यानी कि एक खास जो एक रणनीतिक रिश्ता है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। राजनीतिक संस्थागत स्तर पर लगातार बातचीत जारी रखेंगे दोनों देश मिलकर चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। वही देश आगे बढ़ेंगे जो नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। भारत की स्टार्टअप ताकत और इटली की इंडस्ट्री ताकत को जोड़ा जाएगा। तो ये अहम बात उन्होंने इस ब्लॉग में लिखी है
ये सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि नई वैल्यू बनाने का एक मॉडल हो। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की दोनों देशों ने बड़ा मौका बताया है। 2029 तक 20 बिलियन यूरो से ज्यादा का व्यापार का लक्ष्य रखा है इन दोनों देशों ने। एरोस्पेस, पर्यटन जैसे सेक्टर्स पर इनका फोकस भी रहेगा। और मेड इन इटली दुनिया में क्वालिटी का प्रतीक माना जाता है। मेक इन इंडिया भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत को दिखाता है। कंपनियां एक दूसरे के यहां तेजी से निवेश कर रही हैं। सप्लाई चेन और इंडस्ट्री कनेक्शन और मजबूत होंगे तो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के मिलने से दोनों देशों को किस तरह से आर्थिक और रणनीतिक फायदा होगा, इसे लेकर दोनों नेताओं ने लेख लिखा। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकातों ने आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल दी है। इस नई साझेदारी की शुरुआत नवंबर 2022 में हुई। इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में इसकी शुरुआत मानी जाती है। उस वक्त मेलोनी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री बनी थी और दोनों नेताओं की पहली मुलाकात में साफ हो गया था कि भारत और इटली नए दौर की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद मार्च 2023 में मेलोनी भारत आई और इटली की बड़ी रक्षा कंपनियों को भारत में सैन्य उपकरणों के को प्रोडक्शन का रास्ता भी खुला। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के रिश्ते एक और स्तर पर पहुंच गए। उधर जून 2024 में इटली में आयोजित G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की फिर मुलाकात हुई और दोनों देशों के नेताओं की इन्हीं मुलाकातों ने दोनों देशों को रणनीतिक तौर पर करीब लाने का काम किया। तो ये मैं अलग अलग मुलाकातों की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जो कि दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच हुई। अब ये जो मुलाकातों की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, ये यूं ही नहीं होती। ये मुलाकातें कैसे देशों के रिश्तों को बदल देती हैं। इन मुलाकातों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल दी। आपको बताऊं कि मुलाकातों से भारत इटली संबंधों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। ये नया गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। इटली की अब सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगियों में गिना जा रहा है। हमारे नवंबर 2022 में G20 सम्मेलन में पहली मुलाकात हुई थी दोनों ही नेताओं। मेलोनी उस समय इटली की नई प्रधानमंत्री बनी थी और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने को लेकर वो उत्साहित भी दिखी। भारत पहले से यूरोप में भरोसेमंद साझेदारों की तलाश में था। तब सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। 2023 में मेलोनी भारत आई, रायसीना डायलॉग में हिस्सा लिया। दोनों देशों ने रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक तरह की प्रतिबद्धता दिखाई। सितंबर 2023 में G20 सम्मेलन के दौरान रिश्ते और अच्छे हुए। मोदी और मेलोनी की बैठकों में रक्षा सहयोग सबसे तेजी से उभरा। ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी दोनों देशों ने बड़े कदम उठाए। अब संकट में भी भारत इटली की सोच कई मामलों में एक जैसी दिखी है और आने वाले समय में यूरोप एशिया की राजनीति पर असर डालेंगे ये रिश्ते। ये भी जरूरी है आपको बताना। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े नेता इस दोस्ती को ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि इटली और भारत अब महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। अब आपको बताती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इस वार्ता के बाद भारत और इटली के बीच मजबूत दोस्ती का जिक्र किया। मेलोनी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत के पीएम मोदी पहली बार इटली के द्विपक्षीय दौरे पर हैं। भारत और इटली नजदीकी साथी के तौर पर काम कर रहा है, ये जॉर्जिया मेलोनी ने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास तौर से तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 3.5 सालों में दोनों नेताओं की 7 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिससे आपसी विश्वास और दोस्ती और मजबूत हुई है। मेलोनी ने यह भी कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के विजन, नेतृत्व और व्यवहारिक सोच की सराहना करना सीखा है। सरकार में लंबे समय तक रहने के बाद भी मोदी अपने नागरिकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है, जरा आपको सुनवाती हूं। Altrettanto popolare che Parishram hi sa falta chi kunjie. Popa idedet, I don't know. Altrettanto popolare che Parishram hi sa falta chi kunjie. Popa idedet, I don't know.
अब आपने सुना मुलाकात के बाद जॉर्जिया मेलोनी कैसे हिंदी में बोल रही थी, वो आपको सुनाएंगे। मेलोनी ने मोदी की तरफ देखते हुए कहा कि भारत में ये बहुत मशहूर है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो ये आपने सुना। अब आपको ये भी सुनवाती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में क्या कहा। भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। मेरी लोकसभा कॉन्फ्रेंसिंग काफी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं, इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी और रोम की तुलना की, यानी काशी और रोम कैसे ऐतिहासिक शहर है और ये ऐतिहासिक शहर दोनों देशों को एक तरह से जोड़ते भी हैं क्योंकि इनकी इतिहास और इनकी संस्कृति सर्वोपरि है। अब आपको ये बताती हूँ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में हैं और वहां जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी ने देश में इस पर सीधे सीधे हमला कर दिया। उन्होंने कहा आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं, पीएम हंसकर रील बना रहे हैं, बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी ने हमला बोला। अब प्रधानमंत्री के ऊपर अगर राहुल गांधी ऐसा हमला बोल रहे हैं तो बीजेपी आक्रामक हो गई, क्योंकि आज राहुल गांधी ने एक नहीं 2 हमले बोले। तो जरा देखिए कि कैसे मेलोडी राहुल गांधी को कड़वी लगी। How are you? From here I can count 1, 2. पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के दौरान इटली पहुंचे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की। Modi brought us a gift, a very very good topic. तो देश में बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। Prime Minister Modi भारत इटली के संबंधों में पीएम मोदी ने मिठास घोलने की कोशिश की तो इस मेलोडी मूवमेंट पर कांग्रेस भड़क गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस अंदाज पर निशाना साधा। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, विदेश में दौरा मत करो। एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जेब में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की टॉफी नीति पर सवाल उठाया तो कांग्रेस नेता भी इस लाइन पर बयान देते दिखे। पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेलोडी को लेकर तंज कसा। खुद जाते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश, और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए। पार्ले मेलोडी अभी देख रहा था। हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूं, किसको क्या हमें नहीं मालूम। समाजवादी पार्टी भी पीएम मोदी के मेलोडी गिफ्ट को लेकर हमलावर दिखी। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि पहले बीजेपी बोलती थी कि पीएम मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन अब तो बेइज्जती हो रही है। देश की जनता को कहते हैं सोना मत खरीदो, गाड़ी पेट्रोल मत खर्चा करो, विदेश में मत जाओ, और आप टॉफी और फिल्म शूट दे रहे हैं, पत्रकारों का जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले आप बोला करते थे दुनिया में डंका बज रहा है और दुनिया भर घूम घूम बेइज्जती हो रही है। ये देश का अपमान माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, अगर उनका अपमान होता है तो हम सब अपमानित महसूस करते हैं। विपक्ष के इन हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि अगर पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी दी तो उन्हें क्या दिक्कत है।
राहुल गांधी तो इटली जाते भी हैं। बीजेपी ने तंज कसा कि राहुल गांधी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं समझेंगे। जेब में टॉफी ले गए। मोदी जी डिप्लोमेसी को एक स्वीट टच देते हुए इटालियन प्राइम मिनिस्टर को मेलोडी देते हैं, तो राहुल गांधी को जेलसी क्यों होती है? राहुल गांधी को तो खुश होना चाहिए, इंडिया इटली के टाइज अच्छे हो रहे हैं। वो तो स्वयं इटली से बहुत गंभीरता से और गहराई से कनेक्टेड है, तो राहुल गांधी के मुंह में कड़वाहट क्यों है? अब सवाल है कि जब दोनों देशों के बीच और उनके प्रधानमंत्री के बीच व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो आखिर इस पर सियासत करना कितना सही है? अब बड़ी खबर आपको बता दूं कि इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिला है। पीएम मोदी एग्रीकोला अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इटली की FAO संस्था ने उन्हें अवार्ड दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दूं कि पीएम मोदी को इटली में एग्रीकोला अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इटली की FAO संस्था ने उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया। ये तस्वीर इटली से आ रही है। इससे पहले आपने देखा था वो 4 देशों के दौरे पर गए थे। नॉर्वे में भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर यह तस्वीर आई है जहाँ पर इटली में उन्हें FAO ने सम्मानित किया है और उन्हें एग्रीकोला अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इटली की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें कई देशों से सम्मान मिल चुका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी फहरिस्त में एक और सम्मान उन्हें मिला है। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। आपको बताऊं कि मशहूर व्यंगकार हरिशंकर परसाई की कुछ लाइनें हैं। परसाई जी ने लिखा था कि आलोचना या निंदा एक जैसा व्यापार है, जिसे शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार के धन, बुद्धि या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना कोई काम या उपलब्धि ना हो, वो भी बिना किसी पूंजी के दूसरों की कमियां निकालकर ये धंधा आसानी से शुरू कर सकता है। आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे विवादित बयान दिया। राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कई बार भाषाई मर्यादा तोड़ते नजर आते हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे गद्दार कहा। यहां तक कि उन्होंने RSS पर भी सवाल उठाए और गृह मंत्री अमित शाह पर भी गद्दार वाला कटाक्ष किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होना कोई नई बात नहीं, लेकिन शब्दों का चयन कैसा होगा। उन्होंने कहा कि आप अगर अपने प्रधानमंत्री से मिले तो कहिए आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, गृह मंत्री से मिले तो बोलिए गृह मंत्री गद्दार है। अब इन शब्दों का क्या कोई स्तर है? बयान मर्यादित भाषा में रहना चाहिए, ये बताने की तो जरूरत नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किस तरह प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद पलटवार भी हुआ। वो पूरा बयान आपको सुनवाती। लेकिन आपको ये बताऊं कि राहुल गांधी ने किस तरह से ये बयान एक कड़ी में दिए हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब वो प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती के पीछे एक रणनीति सी नजर आती है। उस रणनीति के पीछे पहला कारण ऐसा लगता है कि राहुल अपने बयानों से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक सोच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच, क्योंकि वो बार बार इस तरह के बयान देते हैं। दूसरी बात यह भी कि राहुल अपने बयानों से सरकार वर्सेस जनता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि सरकार आपके विरोध में है, सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है। तीसरी बात यह कि राहुल ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस ही सरकार को चुनौती देने में सक्षम है और कोई नहीं, और इसीलिए वो बार बार मोर्चा खोलते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। राहुल गांधी खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा और दमदार चेहरा प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। क्या ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा है? इसीलिए वो बार बार पीएम पर हमला करते हैं। और ये भी कि राहुल गांधी ऐसे बयानों से लगातार क्या मीडिया सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री पर हमला करेंगे और प्रधानमंत्री पर ऐसा वार करेंगे तो जाहिर है उस पर प्रतिक्रिया भी आएगी और वो सुर्खियां बटोरेगा। आपको कुछ ऐसे बयान दिखा देती हूं जो कि पहले भी दिए गए बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट करते। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है, अगर इनकी तरफ जाओगे तो मर जाओगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले कहा था कि वो एक आतंकवादी है,
उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि हमारे जवानों ने खून दिया, आप उनके खून के पीछे छिपे हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं। और सोनिया गांधी पहले कह चुकी हैं कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान और डर मौत के सौदागर हैं। तो ये बयान कोई नए नहीं है। इस तरह के बयान प्रधानमंत्री पर पहले भी दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद एक रैली में कहा था कि मुझे जितनी गाली दोगे उससे मेरा ही फायदा होगा। तो ये क्या एक बार फिर बैकफायर करेगा? आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा होती है ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की भाषा है। जब देश के लोगों की चिंता देश का राजा करना बंद कर देता है तो क्या उसको हम देश प्रेमी कह सकते हैं? आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। सियासत में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हथियार होते हैं जो सीधा दिल नहीं बल्कि देश के आत्मसम्मान पर प्रहार करते हैं। ऐसा ही एक बयान रायबरेली के उस मंच से आया जिसमें माइक के सामने थे राहुल गांधी। रायबरेली से राहुल गांधी का एक विवादित बयान जिसने दिल्ली से लेकर हर राजनीतिक गलियारे में आग लगा दी कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। हालांकि इस बयान के पीछे कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके की भाषा से राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं। क्योंकि राहुल रायबरेली के मंच से महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी भाषा में तल्खी आ गई और राहुल की जुबान से निकले शब्द सीधे देश के प्रधानमंत्री पर टारगेट करते हुए निकले। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई और ज्यादा आक्रामकता के साथ इसका जवाब दिया। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी के रूप में देश को वो नेतृत्व मिला है जिस पर पूरे देश की जनता को भरोसा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या राजनीति अब इतनी कड़वी हो गई है कि विरोध और देशद्रोह के आरोप तक पहुंच गई? क्या ये सिर्फ सियासी हमला है? और क्या सियासी हमले के चलते इस हद तक उतर जाना सही है? और अब बात करेंगे शुभेंदु के अभिषेक बनर्जी को दिए अल्टीमेटम की। बंगाल में लगातार फैसले हो रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। उन फैसलों की जानकारी भी दी। सरकार बनने के बाद शुभेंदु सरकार के बड़े फैसले जब आए, बंगाल में शुभेंदु सरकार की घोषणाएं, बंगाल से घुसपैठिए बाहर होंगे, और इसी को लेकर बीएसएफ के साथ आज शुभेंदु अधिकारी ने ये बैठक की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, और वहां बीएसएफ के सारे बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, इन्हीं से मुलाकात कर रहे थे। शुभेंदु अधिकारी इन्हीं से मुलाकात कर रहे थे, और ये मुलाकात क्यों हो रही थी वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि बीएसएफ को जिस तरह से जमीन सौंपी है उसको लेकर बड़ा फैसला किया गया है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकारियों की बीएसएफ के साथ बैठकें हो रही हैं। बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन सौंपी गई है। आने वाले घुसपैठियों को पकड़ते ही आने वाले समय में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। गिरफ्तार कर बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। ये कानून आज से राज्य में लागू हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। पिछली सरकारों ने भूमि उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति बेहद खराब हो गई। अब 2 हफ्ते के अंदर भूमि की पहचान हुई और आज
सौंप दिया गया। तो ये शुभेंदु अधिकारी ने बताया और उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें तुरंत अब बीएसएफ को सौंपा जाएगा, उन्हें देश से हटाया जाएगा। जरा सुनिए। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। और आपको बताऊं कि एक्शन सिर्फ घुसपैठियों पर नहीं है, एक्शन अभिषेक बैनर्जी पर भी चालू है। अभिषेक बैनर्जी के घर पर क्या बुलडोजर चलेगा? अब एक नहीं 17 घरों पर बुलडोजर चलेगा क्या? कोलकाता नगर निगम की ओर से नोटिस भेजे गए हैं। आपको तस्वीर दिखा रही हूं अभिषेक बैनर्जी के घर की। अब आपको यह बताऊं कि यहां पर अभिषेक बैनर्जी को लेकर लगातार शुभेंदु अधिकारी के बयान आए थे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इनकी तो 24 प्रॉपर्टीज हैं और इसीलिए अब उनमें से कई प्रॉपर्टीज रडार पर आ गई। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी पर शिकंजा कस गया। अभिषेक बैनर्जी की 17 संपत्तियों की जांच हो रही है। नगर निगम ने नोटिस जारी किए। कई आवासीय और संगठनात्मक संपत्तियां इसमें शामिल हैं। अभिषेक बैनर्जी की कंपनी से जुड़ी कई संपत्तियां रडार पर हैं। कोलकाता के प्रमुख जगहों पर अभिषेक बैनर्जी की प्रॉपर्टीज हैं। अब निगम ने कहा है कि पास हुआ नक्शा दिखाइए। निगम ने आदेश दिया है कि अवैध निर्माण खुद ध्वस्त कर दीजिए। चेतावनी भी दी है, अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो निगम को अवैध निर्माण को तोड़ना ही होगा। तो अब एक नहीं 17 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके नक्शे अभिषेक बैनर्जी को दिखाने होंगे, वरना ये प्रॉपर्टीज गिराई जाएंगी। अब जरा सुनिए कि बीजेपी नेता कैसे टीएमसी नेताओं की अवैध संपत्तियों को लेकर हमलावर है। अभिषेक बैनर्जी चोर है, सबको पता है। जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। ये कोई नया बात थोड़े है। तो वो तो चोरी करके ही तो पैसा आएगा, नहीं तो सांसद का क्या कमाई है? एक बिना बिजनेसमैन का बिजनेसमैन, ये तो चोर है, पूरा फैमिली चोर है, जेल में डालना चाहिए। इतना इंतजार क्यों कर रहा है? कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बैनर्जी हो, ममता बैनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना हो, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है, ले आइए पेपर, हम लोग देखेंगे। पेपर दिखाइए, कुछ नहीं करेंगे। पेपर नहीं दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। अब इन संपत्तियों को मिले नोटिस पर अभिषेक बैनर्जी ने सख्त रुख अपनाया है। टीएमसी की बैठक में नोटिस को लेकर उन्होंने कड़े तेवर दिखाए। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उन्हें जो करना है करने दीजिए, चाहे मेरा घर गिरा दे या फिर नोटिस भेजें, मैं इन चीजों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल जिस तरह से जहांगीर खान ने नाम वापस ले लिया, उसके बाद टीएमसी में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, तो अगर नोटिस भेजें या घर तोड़ें, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। अब इस लड़ाई का मोर्चा एक तरह से ममता बनर्जी ने उठा लिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सड़क पर उतरेंगी, बीजेपी की नीतियों का विरोध करेंगी। तो ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर विरोध करने का प्लान बना रही हैं। आपको बता दूं, कल 21 तारीख है, कल फलता में चुनाव है, जिससे पहले जहांगीर खान ने अपना नाम वापस लिया था। तो अब जरा सोचिए कि 21 तारीख से पहले ममता बनर्जी ने एक नई रणनीति अपनाई। बंगाल में सड़क पर उतरने की तैयारी में है ममता बनर्जी। कल फलता विधानसभा सीट पर रीपोलिंग होनी है और रीपोलिंग से पहले ही जहांगीर सरेंडर कर चुका है। आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि संवैधानिक विचारों और मूल्यों से खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र में जो सरकार चल रही है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से हटा दिया जाएगा और आने वाले दिनों में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। ममता ने शुभेंदु सरकार के एक्शन पर निशाना साधा, बुलडोजर संस्कृति को शुरू करने का आरोप लगाया।
अल्पसंख्यकों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, यह भी कहा। और उन्होंने कहा कि सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया जा रहा है। अब टीएमसी ने यह प्लान बनाया है कि 21 मई यानी कल विरोध प्रदर्शन करने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी। उन्हीं की अध्यक्षता में बड़े पैमाने पर कल पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन होगा और कोलकाता और आसपास के 3 जगहों पर इस प्रदर्शन की तैयारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को हटाना होगा। तो ये ममता बनर्जी का आह्वान है। अब कल देखिए क्या होगा। अब इसी के साथ आपको दिखाती हूं कि मुंबई के बांद्रा इलाके में रेलवे की जमीन पर बनी 2 अवैध मस्जिदों पर आज बुलडोजर चलाने के दौरान कैसे हंगामा हो गया। तस्वीर देखिए, बांद्रा की तस्वीरें हैं और रेलवे की जमीन पर 500 से ज्यादा वहां पर घर झुग्गियां बनी हुई। कोर्ट के ऑर्डर के बाद यहां पर बुलडोजर पहुंचा है और उसने कैसे जमीन सारी ये जो अतिक्रमण था इसे हटाने का काम शुरू किया है। रेलवे की जमीन पर 500 से ज्यादा अवैध मकान बने हुए। तो ये देखिए बुलडोजर चल रहा है बांद्रा में और आज अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे की जमीन को खाली कराने के लिए ये बुलडोजर वहां पर पहुंचे थे। ये रेलवे की जमीन है लेकिन इस पर अतिक्रमण हो रखा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे तो देखिए किस तरह से महिलाओं ने वहां पर अपने गुस्से का इजहार किया। पुलिस के साथ झड़प उठी। ये देखिए कैसे झड़प हो रही है उनकी पुलिस के साथ, वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। भारी भरकम पुलिस फोर्स पहले से तैनात थी क्योंकि ये अतिक्रमण का जो काम है ये अभी 23 तारीख तक चलना है। पत्थर मारो उसके सर पे। बांद्रा में मस्जिदों पर, अवैध मस्जिदों पर क्यों चलाए बुलडोजर? रेलवे जमीन पर 500 से ज्यादा अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ। बकायदा नोटिस वहां पर दिया गया और नोटिस के बाद ही ये बुलडोजर चलाया गया। इलाके में 2 मस्जिदें भी थी जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी। अब अवैध निर्माण के तहत इन्हें गिराने का काम वहां पर किया जा रहा था। रेलवे सेफ्टी जोन को खाली कराने के लिए ये कार्रवाई है। रेलवे की ये जमीन और इसीलिए यहां पर ये काम हो रहा था। अब आपको बताती हूं कि किस तरह जब वहां पर जमीन को खाली कराने के लिए और बुलडोजर को चलाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे तो वहां पर पत्थरबाजी भी हुई है। देखिए जरा, पत्थरबाजी करने लगे वहां पर लोग, पुलिस पर अटैक किया। अब ये देखिए कुछ लोग वहां से पत्थर से बचते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का देखिए पूरा अमला वहां पर पहुंचा था, उसमें महिला पुलिस भी थी क्योंकि वहां बहुत सी महिलाएं आ गई थी सड़क पर। तो महिला पुलिस भी वहां पहुंची लेकिन उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे तो उन्होंने भी फिर हाथ में कुछ पत्थर उठा लिए और डंडे भी उठा लिए। आपको बता दूं कि यहां पर जब पुलिस पहुंची और बुलडोजर से कार्रवाई का काम शुरू किया तो हंगामा बढ़ गया। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। देखते ही देखते मौके पर भीड़ बढ़ने लगी। बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने भीड़ पर किसी तरह से काबू पाया। लेकिन आपको बताऊं ये पूरा काम 23 तारीख तक चलना है तो अभी और हंगामा होने की आशंका है। और आज माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर से रात 8 बजे।